राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो है हम आरएस के जो पेपर हुए हैं अभी मेंस के 2024 के, उनको डिस्कस कर रहे थे कि उनके क्या क्या सोर्स रहे, उनका क्या क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, मार्किंग किस तरह की हो सकती है और किस तरीके से एक स्टूडेंट जो है वो दूसरों से एक्स्ट्रा एज जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो आपके पॉलिटी। तो पॉलिटी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कि ये जो टोटल आपके 75 मार्क्स की जो आती है और ये किसका पार्ट है, जीएस 3 का पार्ट है। और अगर कोई यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है साथ साथ में, तो उसको मैं बता देता हूँ यूपीएससी में जो है जीएस 2 का पार्ट होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा आरएस में अच्छे से पॉलिटी को पढ़ ले रहा है तो उसका मतलब है कि उसका तो यानी कि यूपीएससी का भी जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है वो साथ साथ में प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके अगर मैं नंबरों की बात करूँ कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो टोटल जो 14 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। 5 सवाल जो आपके होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, ये ध्यान रखें। और 5 सवाल जो होते हैं वो आपके 5-5 मार्क्स के होते हैं। और अगले जो 4 सवाल होते हैं वो आपके 10-10 नंबर के होते हैं। और इस तरीके से टोटल मिलाकर आपके जो 75 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम जो हैं, अगर मैं इसके कुछ ब्रॉड अगर बताऊं कि क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं मेरी तरफ से, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो है इंडियन जो पॉलिटी है यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसको जो है आरएस में मेंस में जो बड़ी तवज्जो दी जाती है। जबकि प्रीलिम्स में का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है राजस्थान पॉलिटी को भी बड़ी तवज्जो मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी जो है काफ़ी हद तक जो डोमिनेट करती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स जो हैं वो दोनों का मिक्सचर जो है बड़ा अच्छा है। यानी कि अगर आप कोई सा भी पार्ट अगर छोड़ के जा रहे हैं या फिर किसी को भी हल्के में ले रहे हैं, तो आप मान के चलें कि 50% आपका जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब होने वाली है। इसलिए करंट प्लस जो स्टैटिक है, इन दोनों को जो आपको जो है ठीक से जो है वो कवर अप करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो मेरी तरफ से ऑब्जर्व हो रखी है वो ये है कि अब आपको जो है जो जो भी टॉपिक है उनको जो बड़े डिटेल में जो पढ़ना पड़ेगा। वो दिन वो ज़माने गए अब कि आपने जो है चीज़ें जो ऊपर ऊपर से देखी और काम जो चल गया। हर एक जो टॉपिक है, जो भी करंट में जो न्यूज़ रह रही है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए अच्छा जो सोर्स होना ज़रूरी है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई अच्छी मैगजीन हो, है ना। अच्छी मैगजीन कोई भी रही हो, जैसे विजन एज की मैगजीन हो, फिर कोई और हो, तो वो आपको जो है वो देखनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन क्यों? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत विश्लेषण की आ रही है और वो चीज़ें वही समझ पाएगा जो चीज़ें अच्छे से कर रहा है। प्लस अच्छे वीडियो वगैरह जो हैं वो देखने पड़ेंगे। अब वीडियो वगैरह में क्या है भाई, कोई भी जैसे पहले आरएस टीवी होता था, राज्यसभा टीवी, तो वहाँ पर बड़े अच्छे वीडियो हैं इनको लेकर। प्लस आज के दौर में जो ध्रुव राठी के जो है वो वीडियो जो है बड़े अच्छे हैं। भले ही आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी रही हो, लेकिन जहाँ पर है ना विश्लेषण की बात आती है तो यहाँ पर क्वालिटी जो है वो हाई है। प्लस विधिक शिक्षा जैसे जो चैनल हैं वहाँ पर आपको चीज़ें जो है मिल जाती है। लेकिन ये थोड़ी सी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, विधिक शिक्षा वगैरह, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जो आपको जो है इन पर जो है निर्भर आप रह सकते हैं। अब हम पहले सवाल पर आते हैं कि क्या है और क्या नहीं है ऑब्जर्वेशन के बाद। तो जो आपका पहला सवाल है वो ये कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज को जो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल किस कैटेगरी का है भाई साहब? सिंपल कैटेगरी का है। क्यों सिंपल कैटेगरी का है? तो ये सवाल आपके बेसिक जो नोट्स हैं, किसी के भी जो बेसिक नोट्स हैं वहाँ से आ रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये स्वर्णिम जो त्रिभुज जो चीज़ लिख रखी है, ये लक्ष्मीकांत में लिख नहीं रखी है जितना मुझे पता है। तो इसलिए मैंने तो ये लक्ष्मीकांत में पढ़ी नहीं है, तो मैंने तो अपने किसी दोस्त के नोट्स में जो एक बार देख लिया था आज से 2-3 साल पहले, इसलिए मुझे चीज़ याद रह गई थी। बाकी आपको पता है कि सिंपल कैटेगरी का सवाल है। आर्टिकल जिसमें 14 आता है, एक आपके 19 आता है और एक आपके 21 आता है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना के जो दिखाते थे, तो 2 में से 2 जो है वो नंबर ला सकते थे। ठीक है, तो ये आपकी क्या सिंपल कैटेगरी का है। प्लस इंडियन पॉलिटी का जो है ये सवाल है, राजस्थान स्पेसिफिक नहीं है। अब है ना, तो आप इसे आई लगा सकते हैं, इसे इंडियन पॉलिटी। अब अगला है कि केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त है उसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या। अब देखो ये सवाल सिर्फ स्टैटिक पार्ट का नहीं है, एक चीज़ समझने की कोशिश करें आप। सीवीसी वगैरह के जो मामले होते हैं वो करंट में भी जो है बड़े चर्चा में रहते हैं, इसलिए जो इन सवालों को जो लिंक करके जो है वो पूछा जाता है। बाकी आप ब्रॉडली देखते हो तो स्टैटिक से आप जोड़ लो। और ये सवाल क्या है? सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि लक्ष्मीकांत में है ये। ठीक है, तो ये तो आपको सही होना ही होना चाहिए और आपको अच्छे खासे जो है वो नंबर लाने चाहिए। सबको पता है हटाने की प्रक्रिया जो प्रीलिम्स तक में जो है वो आती है। ठीक है ना, तो इसको मैं वापस यहाँ पर आई लगा देता हूँ, इंडियन पॉलिटी से जो रिलेटेड। यानी पहले 2 सवाल ही कहाँ से आ रहे हैं? इंडियन से आ रहे हैं। जबकि हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि शुरू में जो है राजस्थान की हिस्ट्री को दे देते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों को देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन पॉलिटी जो है वो क्या डोमिनेट कर रही है। अब आगे है कि मध्यवर्ती जातियों के उत्थान के संदर्भ में बेल पूंजीपतियों की अवधारणा क्या है। तो ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, ना कभी मैंने सुना है, तो मैंने इसका आंसर भी नहीं देखा कि क्या है। बहुत पहले देखा था जब मैं पेपर देख के आया था, अब मुझे खुद आंसर याद नहीं। बाकी आप चैट जीपीटी से इसका जो है वो आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपके जो है वो नंबर क्या है वो डाउन होने वाले हैं सबके मार्क्स, ये ध्यान रखें। बाकी सबको नुकसान होता है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगला सवाल है 1956 के श्वेत शेर है ना जो नेहर संकट, उसके समय भारत का क्या रुख था। अब ये देखो सवाल
जो है पुराने, या फिर मैं कहूँ कि उस दौर का नहीं है इतिहास का लेकर, है ना, बहुत ज़्यादा आप ये सोच रहे हैं कि ये तो स्टैटिक्स है कुछ आ रखा, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन ये सवाल करंट से लिंक हो रहा है। अभी सुएज कैनाल वगैरह में क्या हो रखा था कि आपके जो हैं वो एक एक जो कुछ था कंटेनर जो है फंस गया था, और बाद में जो है ये इजराइल वगैरह इनके बीच में जो संघर्ष होते हैं, प्लस ये जो IMEC जो प्रोजेक्ट है इसको जो लॉन्च किया गया था, और इसके माध्यम से जो है सुएज कैनाल की जो इंपॉर्टेंस जो है कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जुड़ाव जो है कम दूरी का जो है और ज़्यादा हो पाए। तो इसीलिए जो है इससे जो रिलेटेड जो सवाल पूछा गया, इसलिए करंट भी जो यहाँ पर लिंक हो रहा है। अब ये सवाल सिंपल है या फिर टफ है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि बच्चे की जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार की है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं जो मॉडरेट लिख देता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो निर्भर करेगा कि क्या रुख था। बाकी जो इनका रुख था भारत का, वो मिस्र की तरफ ही था। भारत ने जो है जो भी राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको जो है वाजिब ठहराया था नेहरू जी ने, प्लस ये भी कहा था कि भाई जो मिस्र का ही जो है उस पर जो अधिकार होना चाहिए। और जितने भी औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, कौन युद्ध में शामिल था आपको पता है? एक तो आपके फ्रांस था, एक ब्रिटेन था, और एक आपकी इजराइल था। ये तीनों क्या है, मिस्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और इन तीनों को जो हार झेलनी पड़ी थी। और आपका जो USA है प्लस रूस है या फिर USSR है, वो भी आपके मिस्र के साथ है। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर यहाँ पर आपने ऐसी चीज़ें लिखी है तो नंबर आने चाहिए। और ये भी पार्ट आप कह सकते हैं इंडिया से जो ज़्यादा जो है रिलेट कर पाता है, ठीक है। और अब मॉडरेट में मैंने आपको बता दिया है। अब ये सवाल क्या अभी हाल ही में चल रही है करंट अफेयर्स का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबके लगभग 0 ही नंबर मेरे हिसाब से आने वाले हैं बस। तो अगर मैं 5 सवालों को अगर समझूं, तो पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसमें से जो आपके 3 सवाल थे वो पूरी तरीके से करने के लायक थे, ठीक है ना। और 2 सवाल जो थे वो नील बट्टे सन्नाटा थे ना, 0 लगभग आप कह सकते हैं। और ये जो 3 सवाल थे आपके, ये क्या थे, यहाँ पर इंडियन पार्ट था पूरा लगभग। तो ये ध्यान रखें भाई, है ना। इसे ऑब्जर्वेशन आपको जो है वो पूरी तरीके से पता होने चाहिए। लेकिन अब रही बात कि कौन जो है यहाँ पर जो है वो मार्जिन गेन करेगा, अब इसमें तो मार्जिन में क्या बताऊँ, अब ये जो लिख देगा सारे के सारे बच्चों को नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ही जो सटीकता से लिख देगा, अगर किसी ने आर्टिकल लिख दिया मान लीजिए, अब इसमें आर्टिकल तो क्या लिखेंगे ना, आर्टिकल तो ये शायद संवैधानिक ही नहीं है ना, आर्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो सटीक लिखेगा, अब यहाँ पर चीज़ें क्या डिपेंड करेगी कि टीचर का माइंडसेट क्या है। टीचर जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर दे रहा है। कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनकी जो है एवरेज मार्किंग जो बड़ी कम होती है, और कई सारे होते हैं जिनकी हाई होती है, और जहाँ पर हाई होती है उनको बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, जिनकी कम होती है उनको कम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करेगी कि जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, और कितना सटीक जो उसने लिखा है, वहाँ पर जो मार्किंग में फ़र्क आ जाएगा आपके। अब आते हैं हम थोड़े से बड़े सवालों में जो 5-5 नंबरों के हैं। पहला सवाल है कि हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा कीजिए। अब इवेल्युएट द क्लेम विद द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये जो सवाल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि स्टैटिक का है, लेकिन दरअसल ये सिर्फ स्टडी का सवाल ही नहीं, करंट से भी लिंक हो रहा है। क्यों लिंक हो रहा है कि अभी प्रस्तावना को लेकर चीज़ें बड़ी चर्चा में रही थी। कुछ आपके विशेष पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने PIL जो है डाली थी कि जो प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए हैं ये धर्मनिरपेक्ष वगैरह, इनको जो हटा दिया जाए, है ना। उसको लेकर जो बड़ी चर्चा रही थी, इसी कारण जो प्रस्तावना जो है वापस चर्चा में आई थी। तो यहाँ से इस चीज़ को आप लिंक कर सकते थे, और बाकी आप यहाँ से चीज़ों को बता सकते थे कि हम भारत के लोग जो होने की संविधान सभा के दावे क्या है। पहले तो आप इंट्रो लिख देते, ये जो चीज़ कहाँ पर है, हम भारत के लोग हैं ना, प्रस्तावना वगैरह हम जोड़ इसको इससे लिंक करके जो चीज़ों को बता सकते थे। और यहाँ पर आपको जो है मेन बॉडी में जो 4 से 5 पॉइंट जो है वो लिखने थे, और ये जो भी दावे हैं संविधान सभा के दावे, उनको जो है यहाँ पर एक एक पॉइंट करके आपको लिखने थे। लेकिन ये सवाल सिंपल में तो नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखें भाई, है ना। इसको सटीक भाषा में लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मॉडरेट टू टफ इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। विद द पीपल ऑफ इंडिया मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कि भाई हम भारत के लोग, यानी कि एकजुटता जो दिखती है उसी को आपको जो है यहाँ पर जो है वो दर्शाना था पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो अच्छा सा आप जो है कंक्लूजन लिख सकते थे, और कंक्लूजन को आप किसे जोड़ सकते थे, वो जोड़ सकते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। आज के दौर में वही चीज़ जो चल रही है सरकार के स्तर पर। अब देखो मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि दरअसल मैंने पॉइंट किया लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या पॉइंट थे। एकल नागरिकता की बात थी या फिर क्या थी, या एकल संविधान की बात थी या नहीं थी, है ना, वो सब चीज़ें हैं, या है ना। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट याद नहीं आ रही, इसलिए तो मैं पॉइंट आपको बता देता कि क्या क्या लिखे थे। बाकी ये सवाल जो है आपके मॉडरेट टू सिंपल है, प्लस सोर्स जो अगर आपको देखना है लक्ष्मीकांत प्लस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से कोई मैगजीन वगैरह पढ़ी है प्लस न्यूज़पेपर पढ़ा तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। अब अगला सवाल है कि भारत के संविधान के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, और संसद की जो है वो क्या राज्य क्षेत्रीय तरह तो परिसीमित है ना। संविधान के मुख्य प्रावधान जो
तो यहाँ पर आपको ये सवाल पूछा है, तो बेसिक सवाल आ रखा है, आप इसको सिंपल कैटेगरी में रख सकते हैं। और कहाँ से आ रखा है भाई साहब, ये आपका आ रखा है लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो मेन सवाल है कि इसमें मार्क कैसे आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छा इंट्रो लिखो कि भाई भारत में क्या है कि संप्रभु संसद नहीं है, आप ब्रिटेन से तुलना करके लिख सकते हैं। तो संप्रभु संसद की धारणा यहाँ पर नहीं चल सकती है, ठीक है ना। और डाइसी को जो है कोट कर सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर बाद में आपके बीच में प्रावधान लिखने थे कि भी कहाँ कहाँ पर जो है संसद की जो है संप्रभुता जो है वो नहीं है या फिर, है ना, वो सारी चीज़ें जो लक्ष्मीकांत का आपके दे रखी है। और यहाँ पर जो आप अच्छा सा एक कंक्लूजन लिख सकते थे। और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते थे कि भाई अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आप जिक्र कर सकते थे, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर उसने भी यही बात कही थी कि संसद की जो है शक्तियाँ क्या है वो परिमित है और असीमित नहीं है। इस चीज़ का आप कह सकते थे, केशवानंद भारती हो चाहे मिनर्वा मिल्स वाद हो, ये ध्यान रखें आप। तो अगर इतना स्पेसिफिक लिखोगे तो आपको जो है वो नंबर मिलेंगे निश्चित रूप से। और यहाँ पर सीधे आपके लक्ष्मीकांत की चीज़ दे रखी है, आप उसको खोल के देखना, उसको जो चीज़ को जो है प्रीलिम्स में जो है वो पढ़ा जाता है ना, ये ध्यान रखें आप। अब अगला सवाल आ रहा है कि भारत में जो है स्वायत्त महिला आंदोलनों की विशेषताओं को समझाइए और ऐसे आंदोलनों के, है ना, विवेचन करना और कुछ उदाहरण दीजिए। अब ये जो सवाल है यार, ये सवाल लिंक हो रखा है समाज से या सोसाइटी से, और ये सवाल जो है आपके यूपीएससी के कंटेंट से भी जो है डायरेक्ट पूछ रखा है। अब आरएस में थोड़ी बहुत हो सकता है कि दिक्कत हो जाए बच्चों को लिखने में। आपको विशेषताएं लिखनी थी कि जो स्वायत्त महिला आंदोलन उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, कि भाई राजनीतिक स्तर पर जो है लड़ाइयाँ कैसे लड़ी गई थी, ठीक है ना, फिर घरेलू स्तर पर चीज़ें कैसे कैसे बढ़ी थी, है ना, मुद्दों का क्या क्या प्रकार रहा था, उन सब चीज़ों को बताना था, है ना। सिर्फ क्या शहरी भागीदारी रही थी महिलाओं की या फिर ग्रामीण भागीदारी की तरफ भी बढ़ी थी, वो सारी आपको विशेषताएं बतानी थी। कितना समावेशी रहा था आंदोलन और कितना समावेशी नहीं रहा था। और यहाँ पर आपको एक अच्छा सा इंट्रो लिखना था। अब देखो ये जो महिला आंदोलन है ना, स्वायत्त महिला आंदोलन, इसकी जो एक स्पेसिफिक जो है डेट रही थी, कि स्पेसिफिक डेट या फिर मैं कहूँ कि सन रहा था, तो उसको आप इंट्रो में जोड़ सकते थे, वो भी मैं भूल रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को जो है बता सकते थे, या फिर इसको जो है आप इतिहास से जो है सीधा जोड़ सकते थे। इतिहास में भी क्या हुआ था 1927 वगैरह में, क्या हो रहा था कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो अखिल भारतीय महिला आंदोलन वगैरह या सम्मेलन हो रहे थे, उस चीज़ को आप यहाँ पर जोड़ के जो दिखा सकते थे। और अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो है वो देने चाहिए थे। और आज़ादी से पहले भी जो सरोजनी नायडू हो या फिर अलग अलग जो हैं वो महिलाएं रही थी, उनके आप जो है यहाँ पर जिक्र कर सकते थे। और आज के दौर में जो कंक्लूजन आप लिख सकते थे उसको आप जो है हैशटैग जो है मीटू से जो जोड़ सकते थे कि आज के दौर में जो है ये जो नई चीज़ें आ रही है। और अगर आपको इसको वर्ल्ड से भी जोड़ना चाहिए तो ये आप जोड़ सकते थे कि पर्सनलिज पॉलिटिकल से जो आप जोड़ सकते थे, जो कि जो है वो महिला आंदोलनों का जो है आधार बना था, ठीक है ना। तो ये शायद अब केरेन नाम की जो कुछ महिला है तो उन्होंने शायद ये दिया था सिद्धांत। और अगर इससे नहीं जोड़ना था आपको कंक्लूजन, तो किसी भी एक चीज़ से जो आप, जैसे कि आज के दौर में क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने अभी जो है हाल ही में जो है वो WEF के साथ जो है क्या क्या था, एक वो कुछ समझौता किया था जेंडर इक्विटी, है ना, वो मूवमेंट जो चला था जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी को लेकर। तो उसको इसका जिक्र जो है आप यहाँ पर कर सकते थे अच्छे नंबर जो है वो लेने के लिए। या फिर वो लिख सकते थे कि नारी जो है वो पैदा नहीं होती बनाई जाती है, ऐसा कुछ भी। बाकी यहाँ पर वही नंबर एक्स्ट्रा गेन करेगा जो अच्छे जो है वो पॉइंट लिखेगा प्लस अच्छे एग्जाम्पल देगा, ये ध्यान रखें। और ये सवाल जो है सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको जो है आरएस के नज़रिए से अगर आप रखोगे तो इसको आप मॉडरेट टफ में रख सकते हैं, सिंपल नहीं है, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे से कंटेंट पढ़ के जा रहा है तो उसके लिए मॉडरेट हो जाएगा, और जिसने कंटेंट नहीं पढ़ा उसके लिए टफ हो जाएगा। अब अगला सवाल आ रहा है, तो अगला सवाल क्या है कि बहुपक्षीय संस्थानों में अमेरिका के पीछे हटने की, है ना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सीधा सवाल करंट से आ रखा है। तो करंट से तो यार करंट के सवाल को सिंपल रखना चाहिए, लेकिन ये सवाल जो है उनके लिए टफ बन जाएगा जो बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अच्छे से न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, प्लस किसी अच्छी मैगजीन को फॉलो नहीं करते, ये ध्यान रखें भाई, उनके लिए सवाल टफ भी बन सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे पहले एक अच्छा इंट्रो लिखना था। अच्छा इंट्रो में आप क्या लिख सकते थे कि ट्रंप जो प्रशासन है 2.0 उसमें जो है वो क्या है, मागा, इसको जो है लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है वो अमेरिका हर चीज़ जो है पीछे हट रहा है और अपने को महान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या है, इसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका जो है ये नाम है। तो इसके साथ आप इंट्रो की शुरुआत कर सकते थे। फिर आपको जो है प्रभाव बताना था, और प्रभाव क्या बताना था, अलग अलग, शांति का अलग बता सकते थे, सुरक्षा का अलग बता सकते थे। बाकी अगर आप साथ साथ में बताना चाहिए तो साथ साथ मैंने जो है अलग अलग इस तरीके से जो बताए थे कि क्या क्या जो है शांति और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको जो इनका जिक्र करना था, जैसे कि आप यहाँ पर जो है वो यूनेस्को का जिक्र कर सकते थे, या फिर जो है UN जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनका आप जिक्र कर सकते थे, पीस कीपिंग है ना, प्लस यहाँ पर आप जो WHO का जिक्र कर सकते थे कि भाई
सुरक्षा जो है वो स्वास्थ्य के स्तर पर भी तो प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर भी सेम भी जो पैर पीछे खिसा खा रहा है। प्लस आप यूएनएफसीसी का जिक्र कर सकते थे। अब जलवायु ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कई जो देश डूब रहे हैं, तो वहाँ पर अशांति फैलेगी या नहीं फैलेगी, वो भी तो है। प्लस इससे पहले भी चीज़ें जो है खराब हो गई थी। अफगानिस्तान से जो है वो ट्रम्प प्रशासन जो भाग गया था, आपको पता है 2020 के आसपास, तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं। प्लस जो आपके मध्य जो अब एशिया है, ये मध्य एशिया नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ से भी जो चीज़ें जो है अमेरिका जो है कहीं ना कहीं जो गायब होता दिख रहा है, उन सब चीज़ों को जो है आप जो है एक एक करके जो है वो बता सकते थे। और कंक्लूजन भी जो है आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख देते कि भाई अगर अमेरिका को जो है सच में अगर रिलीवेंट बनना है ना, तो उसे जो है वर्ल्ड ऑर्डर का जो भी रूल एंड रेगुलेशन वो जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के आधार पर, है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है बता सकते थे। या फिर एक इसमें एक चीज़ बड़ी चर्चा में रही थी, जब शायद अपने राष्ट्रपति वहाँ पर गए थे, तो वो चीज़ एक सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, है ना, ये आप एक लिख सकते थे कीवर्ड की, या फिर कंक्लूजन में कि अमेरिका फर्स्ट बट, है ना, नॉट, है ना, अमेरिका फर्स्ट नॉट अमेरिका अलोन, ये चीज़ जो उन्होंने कही थी, ठीक है ना, अमेरिका फर्स्ट नॉट अमेरिका अलोन, कि अमेरिका फर्स्ट रहे लेकिन अमेरिका अलोन न रहे, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया से कट जाएं। तो इस चीज़ का जो आप लिखते हैं कंक्लूजन में, तो मेरे हिसाब से अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो आपको मिल सकते थे। अब आ रहा है अगला सवाल कि एआई कोर्स क्या है और इसके 7 प्रमुख स्तंभ। ये सवाल तो भाई साहब टफ है आपके, और ये सवाल करंट से ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी सवाल टफ है, इसमें ज़्यादातर के नंबर जो है कटने के चांसेस रह सकते हैं। ये तो कोई लिख देगा एआई कोर्स क्या, कुछ भी तुक्का लगा देगा, लेकिन ये 7 स्तंभ लिखना एकदम एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा अपने आप में क्या टफ है। तो यहाँ पर आपके जो है मार्क्स क्या होंगे, डाउन होंगे। अब अगर इन 5 सवालों को अगर हम समझें कि क्या इनकी नेचर रही है, तो सबसे पहले आप आइए पहले सवाल पर। तो पहला सवाल किससे लिंक हो रहा है, आपके इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है। अभी राजस्थान की पॉलिटी का सवाल तक नहीं है, ये ध्यान रखें आप। तो संविधान सभा का पार्ट है और करंट से लिंक हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है आपके, ये भी इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, और क्या आपको इसके जो है जो है यहाँ पर तो कोई करंट की तरह कोई लिंकेजेस नहीं है, ध्यान रखें। बाकी इसका भी करंट में लिंकेजेस हो सकता है, क्योंकि अभी बार बार क्या हो रहा था कि अपने जो उपराष्ट्रपति जो थे ना, बार बार बयान दे रहे थे कि भाई जो है संसद को जो सारी जो है शक्तियाँ होनी चाहिए, संसद की संप्रभुता होनी चाहिए, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो जो है उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये बार बार जो है बयानबाजी जो है वो अपने उपराष्ट्रपति के द्वारा जो की जा रही थी। तो ये भी जो है आपके जो इंडिया के पार्ट का है, प्लस स्टैटिक और करंट जो लिंक हो सकते हैं। और ये जो सवाल है इसको भी आप इंडिया के पार्ट से देख सकते हैं या सोसाइटी के पार्ट, दोनों को इतना लिंक करके। और ये जो है सवाल जो स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा है, अगर किसी ने स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कवर किया तो अच्छा लिख सकता है। और जो चौथा सवाल है वो भी अब इंडिया क्या, ये आपके वर्ल्ड जो है आईआर का जो सवाल आ गया है ये, ठीक है, ये ध्यान रखें। और आईआर का जब सवाल है तो ये सिंपल कैटेगरी में तो है, लेकिन करंट का पार्ट है, ये ध्यान रखें। और अगला पार्ट क्या, करंट का पार्ट है, ये ध्यान रखें आप। यानी कि इन्हीं 5 सवालों में क्या हो रखा है, जो आपके 4 सवाल हैं वो तो क्या थे, करने के लायक थे। एक सवाल जो आपका क्या टफ है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्टैटिक प्लस करंट का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है दोनों का। अगर दोनों में से वीक है तो फिर आप जो है नंबर कम कर सकते हैं। प्लस राजस्थान का एक भी सवाल नहीं है यहाँ पर भी, 5 नंबर वाले में भी नहीं था और यहाँ पर भी नहीं है ना, लेकिन प्रीलिम्स में होते हैं, यहाँ नहीं है। अब आगे देखो क्या है कि भारत में सेकुलरवाद के संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या सेकुलरवाद है, अब ये देखने में तो आपको लगेगा कि स्टैटिक पार्ट है, लेकिन दरअसल ये भी जो है आपके करंट से लिंक हो रखा है। क्यों लिंक हो रखा है, सेकुलरवाद अभी इतना चर्चा में रह रहा है कि सब कह रहे हैं कि सेकुलर शब्द को जो है हटा दो प्रस्तावना से, ठीक है ना, या फिर संविधान से हटा दो। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पीआईएल भी डाली गई थी कुछ ऐसी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो खारिज कर दिया था, आपको पता है। प्लस ये सेकुलरवाद जो है फ्रांस के कारण जो बड़ा चर्चा में रहता है, यहाँ पर जो है वो अक्सर जो हिंसा देखने को मिलती है, और फिर जो है तुलना ही होती है कि फ्रांस का जो है सेकुलरवाद जो है भारत से किस प्रकार और कितना भिन्न है। तो एक चीज़ तो ये, अब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की जो बात कही थी ना, आप इसको जो है कंक्लूजन में लिख सकते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है। या फिर आप केशवानंद जो भारतीय उसका उनके मामले का जिक्र कर सकते थे, उन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता सेकुलरवाद को जो है क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या हिस्सा माना था ना, तो उसको आप जो है जिक्र कर सकते थे, यहाँ पर इंट्रो में कर सकते थे या फिर कंक्लूजन में कर सकते थे। बाकी इंट्रो में अगर कोई किसी ने दूसरी चीज़ लिखी, जैसे सेकुलरवाद होता है क्या है, उसकी चीज़ भी बता सकते हैं, पश्चिम में ये सेकुलरवाद होता है, भारत में सेकुलरवाद होता है। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि भारत में सेकुलरवाद के संवैधानिक निहितार्थ क्या हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि इस बच्चे ने कितने अच्छे पॉइंट लिखे हैं, इस पर जो है वो चीज़ें डिपेंड करेगी। और बाकी ये जो सवाल हैं आपके लिए लक्ष्मीकांत से जो है आप बहुत ज़्यादा कवर यहाँ से नहीं कर पाओगे। यहाँ से बच्चा वही इसको सवाल को अच्छे से कवर कर पाएगा जिसने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े, प्लस जो है कोई विजन आईएएस की जो कोचिंग है उसकी मैगजीन को अच्छे से फॉलो किया है, प्लस जो है अच्छे खासे जो है लोगों को जो फॉलो करता है। जैसे कि कोई, जैसे कि राज्यसभा टीवी चैनल जो था पहले बड़ा चाहता था, उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है, या ध्रुव राठी के आपको जो है कई सारी सेकुलरवाद पर जो है वो वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको जो है देख रहा है। तो यहाँ पर जो है उसकी जो अगर
अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग, तो वो यहाँ पर जो नंबर खो देगा बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि निहितार्थ अच्छे से लिख पाना जो अपने आप में जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा कि मैंने लिखे क्या थे, क्योंकि मैंने इसको पेपर को दरअसल सोचा नहीं अभी क्या क्या पॉइंट थे। लेकिन आप लिख तो सकते हैं कि भारत में सेकुलरवाद के जो संवैधानिक निहितार्थ क्या है, कि भाई पहला तो निहितार्थ ये है कि भाई सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्मों को क्या बराबरी का दर्जा दे रखा है, सभी धर्म क्या समान है, तो ये आप जो संवैधानिक निहितार्थ लिख सकते हैं। फिर क्या है कि इसके कारण हुआ क्या है कि राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो क्या हुई है, डाउन हुई है, तो ये चीज़ आप लिख सकते थे। प्लस इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि राज्य और जो व्यक्ति का जो धर्म का जो संबंध है वो भी जो है वो क्या है, राज्य और जो धर्म का जो संबंध है वो जो नए रूप में सामने आई पश्चिम से, ऐसी चीज़ें जो वो लिखी जा सकती थी। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता था कि वहाँ पर चीज़ें दरअसल क्या लिखी, क्योंकि एक लंबा अरसा जो है वो हो चुका है, और बाकी यहाँ पर वही जो अच्छे नंबर जो है ला पाएगा जो एक एक चीज़ जो है वो सटीकता से वहाँ पर लिख पाया है। और इसको मल्टी डायमेंशनल आपको जो बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप लिख सकते थे कि आज के दौर में क्या क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं, जैसे आज के दौर में जो सेक्युलरवाद पर जो है बड़ी दिक्कतें आ रही, सांप्रदायिकतावाद जो है बढ़ रहा है, दंगे भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप उपाय भी लिख सकते थे क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे कि भारत में क्या हो रखा है, एक आपके नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी बनी हुई, इसका आप जिक्र कर सकते थे, या फिर आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसका आप जिक्र कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हैं। और मुद्दों में एक मुद्दा तो जैसे ये रहता ही है कि ये आपके जो UNHRC यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, प्लस जो अमेरिका जो है ये जो है भारत को जो है वो आड़े हाथों जो लेते रहते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित वगैरह नहीं है। ऐसा बयान नहीं लिखने चाहिए थे, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं UNHRC ने जो है चिंता जताई है भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर। और कंक्लूजन जो है आप यहाँ पर अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते थे कि भाई भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वही इसकी जो है सबसे बड़ी क्या है वो ताकत है। लेकिन स्पेसिफिक जो है पॉइंट आपको जो है वो यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से। कोई भी आप जजमेंट वगैरह जो है वो दे सकते थे, और या फिर किसी आर्टिकल का भी जिक्र कर सकते थे। अगर आर्टिकल आपने इंट्रो में लिख दिए हैं, जैसे कि 25 से लेकर 28 तक अगर इंट्रो में लिखे हैं, तो यहाँ पर किसी आप जजमेंट को जो है वो कोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो खेल है ये ध्यान रखें, ये वाला खेल होगा कि निहितार्थ आपने किस तरीके से लिखे हैं और किस तरीके से नहीं लिखे हैं, ये ध्यान रखें। अब अगला जो आ रहा है सवाल, ये पूरी तरीके से जो है आर्टिकल जो है क्या, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेषण में भारतीय संघवाद की प्रभाविता में राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये सवाल पूरा का पूरा जो आ रखा है करंट से आ रखा है, प्लस आपकी स्टैटिक से जो जुड़ेगा। अब देखो क्या दुर्भाग्य रहा है मेरे साथ कि इस सवाल को मैंने कम से कम 2-3 बार देख लिया। एक तो इंडियन एक्सप्रेस में देखा इसको मैंने, फिर भी मैंने इसको इग्नोर कर दिया। विजन एज की मैगजीन में देखा, फिर भी मैंने इसको इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया आप समझिए। ये जजमेंट आ रहा है कि तो मैंने सोचा था कि इसमें जो है जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ होगी कि जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बाध्यता कर दी गई है कि भी आप निश्चित समय में जो है वो बिल को जो है वो हाँ कर दें ना, उसको अनुमति दे दें। लेकिन बाद में जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो इसमें बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, और मेरी वो कई सारी स्पेसिफिक चीज़ें जो यहाँ पर छुट्टी है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चों को नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने डिटेल में जजमेंट को नहीं देखा है, तो ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रो में अच्छे से आप लिखें कि क्या क्या जो है जजमेंट रही है, फिर क्या है ना, ऐसा कोई इंट्रो आप बना दें। तो विशेष संदर्भ में जो है भारतीय संघ राज्यपाल की भूमिका, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंट्रो में लिखिए भाग 6 आर्टिकल जो है आपका शायद 153 है क्या है ना, तो 153 होना चाहिए। वहाँ पर राज्यपाल का जो पद सर्जित किया गया है, आप इंट्रो में लिख सकते हैं। और फिर मैंने जो वहाँ पर लिखा था कि हाल में फैसले में भारतीय संघवाद प्रभावित राज्यपाल की भूमिका पर, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले टेबल बनाई थी कि परंपरागत भूमिका क्या रही राज्यपाल की, प्लस इसके जजमेंट के कारण जो भूमिका क्या बदलेगी। अब देखो मैंने टेबल बनाने की क्या मजबूरी पड़ी थी, क्योंकि जजमेंट में पूरी पढ़ के नहीं गया था, और मुझे सच में नहीं पता था कि RS में जो इतना स्पेसिफिक भी जो सवाल स्पेसिफिक नहीं, इतना करंट डोमिनेटेड सवाल आ सकता है और इतना अच्छा सवाल आ सकता है। ये दरअसल UPSC के नेचर का सवाल था, ठीक है। और मैंने इग्नोर उस चक्कर में कर दिया कि ये सवाल मुझे आता है। बाद में मुझे पता लगा कि इसमें बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें थी, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते थे। और बाकी किसी ने जजमेंट पूरी पूरी याद थी तो आप पूरा पूरा सेक्शन जो जजमेंट का लिख सकते थे, क्योंकि बड़े ही अच्छे जो स्पेसिफिक पॉइंट वहाँ पर दे रखे हैं। और फिर मैंने यहाँ पर लिखे थे कि इसका समाधान क्या हो सकता है या उपाय क्या हो सकता है। उपाय में जो है यहाँ पर मैंने लिखा था भाई सरकारी आयोग जो है वो रिकमेंडेशन लिख दी थी कि सरकारी आयोग ने क्या कहा था, प्लस पुंछ आयोग ने क्या कहा था, उनकी बातें लिख दी थी, ठीक है। कंक्लूजन में आप जो है वो किसी भी जजमेंट को आप लिख सकते हैं, जैसे कि शमशेर जो हैं उनको लेकर जो जजमेंट आ रही है आप उनका लिख सकते हैं, या कोई भी जजमेंट जो आपको सही लगती है उसका जो है आप कोट, या फिर किसी का कोटेशन भी आप लिख सकते थे कि राज्यपाल को अगर कोई कोटेशन रहा है तो उसका आप जो है जिक्र जरूर करते, ठीक है ना। बाकी ये सवाल जो है इसकी नेचर जो है करंट डोमिनेटेड है, ये ध्यान रखें। और सवाल अगर मैं अपने आप में कहूँ यार सिंपल था, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि RS ने जो जिस तरीके से नेचर बदली है, थोड़ी बहुत जो है दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, तो मॉडरेट में आप इसे मान सकते हैं। बाकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की उसको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। अब देखो राजस्थान ने जो है दर्शन दिए आपके एक सवाल में कि राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम के जो प्रभावी क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये जो सवाल हैं आपके दे तो इन्होंने राजस्थान का दे रखा है इतना सा, लेकिन ये सवाल जो है मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत में भी जो है
है ना, इस एक्ट को लेकर। बस वहाँ पर राजस्थान नहीं है, वहाँ पर एक्ट का जो है पूरा का पूरा प्रावधान दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में। इसलिए अगर कोई यूपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एज जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंट्रो में बताएं कि जो है एक्ट क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है। तो टोटल जो है आपके ना पैसा एक्ट जो था क्यों आया था कि भाई जो टोटल जो 10 राज्य थे वहाँ पर जो है आपके 73वां जो संविधान संशोधन उसको लागू नहीं किया गया था, इसीलिए जो पैसा एक्ट को जो लाया गया था, इसको आप इंट्रो में लिख सकते हैं। या फिर आप जो है ये इंट्रो में हो सकता था। और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते थे, कंक्लूजन में आप जैसे कि वो एक समिति बनी थी इस एक्ट के लिए, मुझे जितना याद कर पा रहा हूँ, डेबर नहीं बनी थी, डेबर शायद पीवीटी के लिए बनी थी। यहाँ पर एक भूरिया समिति बनी थी, आप भूरिया समिति का यहाँ जिक्र कर सकते थे ना, भूरिया समिति, या आपके कंक्लूजन में आ सकते थे, या इंट्रो में भी लिख सकते थे कि भूरिया समिति कहने पर इस एक्ट को जो है बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो यहाँ पर हो सकता था। अब ये क्या है कि क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, क्या चुनौतियाँ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बच्चा ज़्यादा नंबर ले पाएगा जो बहुत ज़्यादा मौलिक है और जिसकी जो खोपड़ी तेज़ी के साथ चलती है, या फिर जिसने लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें जो है अच्छे से ऑब्जर्व कर ली कि यहाँ पर आ रखी है, प्लस जो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता है, प्लस जो अच्छी मैगजीन देखता है, अच्छे कुछ वीडियोज़ को फॉलो करता है, तो वहाँ पर जो नंबर वो गेन कर सकता है। चुनौतियाँ आप यहाँ पर एक एक करके जो लिख सकते थे कि कई सारी इसमें जो चुनौतियाँ दिखती है कि यार ग्राम सभा की जो बातें ही नहीं मानी जाती। अक्सर ऐसा होता है कि ग्राम सभा के बिना पूछे जो चीज़ें वो जो है वो कर देते हैं। फिर है कि यहाँ पर जो है वो आपके वन विभाग वगैरह से जो बड़े संघर्ष चलते हैं, है ना, यानी अंतर मंत्रालय जो सहयोग भी नहीं होता है, वो आप चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अंतर मंत्रालय वगैरह जो है वो सहयोग है नहीं। और फिर यहाँ पर जो चीज़ दिखती है वो है कि यहाँ पर जो शक्तियों में जो है राज्य सरकार का जो हस्तक्षेप बड़ा होता है, राज्य सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर आप लिख सकते थे कि अभी भी जो है वो जागरूकता की जो है बड़ी कमी है, लोगों को पता ही नहीं कि अधिकारों को कैसे प्रयोग करना है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें जो दिक्कत में जो है वो लगती है कि जो आपके छोटे जो खनिज होते हैं, मिनरल जो है ना, वो MFP वगैरह हैं ना, माइक्रो फूड प्रोडक्ट वगैरह हैं या फिर छोटे खनिज हैं, इनके जो है वो अवैधीकरण जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के बारे में जो आप यहाँ पर जो एक एक करके जो लिख सकते थे कि भाई ये जो है वो क्रियान्वयन में चुनौती आ रही है। और एक जो है कहीं ना कहीं रिफ्ट भी बहुत ज़्यादा प्रशासन और जनता के बीच में, तो वो भी जो है यहाँ पर जो चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। बाकी यहाँ पर वही बच्चा ज़्यादा नंबर लेगा जो स्पेसिफिक पॉइंट लिख रहा है या फिर थोड़े बहुत कम से कम जो है मौलिक पॉइंट लिख रहा है। और एक चीज़ और भी आप लिख सकते थे इसमें, जैसे कि भारत सरकार ने जो है 1980 के जो एक्ट में जो अभी संशोधन किया था ना, वो कानून जो आपके वन अधिनियम जो है, उसके कारण क्या हो गया, ग्राम सभा की शक्तियों को जो है वो कर्टेल कर दिया गया, कम जो है कर दिया गया। तो ये इसकी चर्चा हो सकती थी। और यहाँ पर आप जो है वो कई सारे उपाय लिख सकते थे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि भूरिया जो समिति, इसी भूरिया समिति ने कहा था कि भैया आप इसको जो है सिर्फ गाँवों तक सीमित मत रखो, आप इसे शहरों में भी लागू कर दो इस एक्ट को। ठीक है ना, तो ये आप इसका जो इनका जो जिक्र कर सकते थे। और आप कई सारे यहाँ पर उपाय लिख सकते थे कि भी वास्तविक शक्तियाँ दी जानी चाहिए, किसी भी हालत में जो है ग्राम सभा की शक्तियों को नहीं छीना जाना चाहिए। और ग्राम सभा की जो शक्तियाँ हैं वो आपके जो 6th अनुसूची है उसके समान जो इसको स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। और इंट्रो में आप जो है 5वीं अनुसूची का भी जिक्र कर सकते थे संविधान का, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके 5वीं अनुसूची की तो है, तो आप जो है ना, तो ये सारी बातें वहाँ पर लिखी जा सकती थी उपायों के तौर पर। और बाकी खाका समिति वगैरह भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो नंबर वही ले पाएगा अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने की है तो। अब अगला सवाल देखिए कि जहाँ एक और विदेश मंत्रालय अपने मंत्री के नेतृत्व में जो है वो भारत की जो विदेश नीति के निर्माण संस्था का जो सूत्रधार रहा, वहीं विभिन्न प्रधानमंत्री इस प्रकार भूमिका निवेश कथन के प्रकाश में उन दृष्टांतों की चर्चा की प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से जो भारतीय विदेश नीति को आकार दिया है। इसके कई सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि भाई एक तो NCERT की जो किताब आ रही है उसमें ये चीज़ें मिल जाती है, प्लस करंट कोई पढ़ रहा है अच्छे से तो उसको वहाँ चीज़ मिल जाती है ना। प्लस ये आपके जो हैं जो आपकी हिस्ट्री रही है ना आज़ादी के बाद की, तो वहाँ से आपको मिल जाती है चीज़ें, है ना, चाहे स्पेक्ट्रम वगैरह कोई भी पढ़ता है। यहाँ पर कोई कंटेंट की कमी नहीं है, ये ध्यान रखें आप, है ना। कहीं से मेन चीज़ें यहाँ अरेंज करने की है। और यहाँ पर आप इंट्रो लिख सकते थे, है ना, तो इंट्रो में आप कोई भी चीज़ लिख सकते थे कि भाई जो भारत की जो विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति रही है, या फिर आप लिख सकते थे कि भारत की विदेश नीति क्या है, वो आपके जो पंचशील सिद्धांत हैं प्लस जो वसुदेव कुटुंबकम है उनके सिद्धांतों पर जो है वो आधारित रही है। ऐसी जो है चर्चा आप जो है शुरू में इंट्रो में कर सकते थे। और सबसे पहले आपको क्या करना था, इसके सब पार्ट बनाने थे कि विदेश मंत्रालय की आप भूमिका, आप मंत्री के इनकी दोनों की भूमिका जो है यहाँ पर छोटे से पार्ट में लिख सकते थे, 2-3 पॉइंट। बाकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन लिख सकते थे ताकि ऑब्जेक्टिव वे में जो मार्किंग हो पाए। इसके बाद में क्या आपको लिखना था कि प्रधानमंत्रियों को एक एक करके लिखना था। अब कईयों ने जो है 2-3-4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। आपको है ना, अगर डिटेल में चीज़ें लिखी है 3-4 प्रधानमंत्री लिखने के बाद भी, तो मेरे हिसाब से चीज़ें सही हो सकती है। लेकिन चीज़ें भी डिटेल में नहीं लिखी और 2-3 प्रधानमंत्री लिखे तो वो ज़्यादा घातक हो सकता है। इसके बजाय आपको लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री रहे हैं
कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री आपको लिखने चाहिए थे, और उनके दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी के समय क्या हुआ था, नियम आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने जो है जो औपनिवेशीकरण जो था उसका जो है समर्थन किया था, प्लस किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुए थे। फिर आप जो हैं शास्त्री जी का एग्जांपल दे सकते हैं ना, शास्त्री जी की बात कर सकते थे कि भाई उन्होंने जो है युद्ध जीता था और भारत की जो सॉफ्ट पावर के साथ जो हार्ड पावर थी उसको भी जो है वो दिखा दिया था, और इस दौर में हम यूएसएसआर के जो है काफ़ी जो है करीब जा चुके थे। फिर आप इंदिरा जी का जो एग्जाम्पल दे सकते थे कि उनके दौर में जो चीज़ें क्या क्या हुई थी और क्या क्या नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, भारत का जो एक्सेलरेशन जो था वो तेज़ी के साथ बढ़ा था, हम जो है सोशलिस्ट की तरफ जो ज़्यादा बढ़े थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी बताई जा सकती है, और प्लस जो पाकिस्तान वगैरह से जो युद्ध हो रखे थे वो सारे यहाँ पर आ सकते थे। और इसके बाद में जो चीज़ है आप राजीव गांधी जी की बात कर सकते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि भाई इनके दौर में क्या चीज़ें बदली थी और क्या चीज़ें नहीं बदली थी। अब यहाँ से हमारे चीन के संबंध जो है वापस सुधरने शुरू हुए थे, और हमने जो है बाहर की देशों की तरफ जो है और ज़्यादा जो है देखना जो है वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो इनका जिक्र हो सकता है, प्लस यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि श्रीलंका को लेकर जो विवाद रहा था, है ना, उसकी बात यहाँ पर हो सकती है कि क्या, जैसे कि भी आप कह सकते हैं कि भारत का जो है दक्षिण एशिया में जो हस्तक्षेप जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ा था। असम अकॉर्ड वगैरह भी हुए थे, जिसके कारण जो है बर्मा वगैरह को लेकर जो है मुद्दे उठे थे, बांग्लादेश को लेकर मुद्दे उठे थे, वो चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। और इसके बाद में जो है आप गुजराल वगैरह जो सिद्धांत आए थे उनकी आप बात करें, और नरसिम्हा राव जी जो आए थे उनकी भी बात ज़रूर करें यहाँ पर कि उनके दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी। वहीं से भारत की इकोनॉमी वगैरह जो है वो पूरी खुली थी। फिर आपको 2-3 नाम तो ज़रूर वहाँ पर लिखने थे। एक अटल जी का नाम लिखना था ज़रूर। यहीं से जो है भारत जो है वो यूएसएसआर को छोड़कर जो है यूएसए की तरफ बढ़ा था, तो इनका नाम होना चाहिए। परमाणु शक्ति भी इसी दौर में बना था, ठीक है। फिर आप मनमोहन जी का नाम जरूर लिखते कि भाई यहाँ से भारत जो आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा था, ठीक है ना। और किस तरीके से विदेश नीति बदली थी वो एक एक करके चीज़ें आपको बतानी थी। और फिर आपको नरेंद्र मोदी जी जो है उनका जो है नाम लेना था कि यहाँ पर चीज़ें कैसे बदली और कहाँ कैसे चीज़ें नहीं बदली थी, एक एक चीज़ें बतानी। जैसे कि भाई ग्लोबल समिट ऑन है ना, ग्लोबल साउथ पे ना समिट जो हो रही है, इनका आप जो यहाँ पर वो जिक्र अच्छे से कर सकते थे। G20 की जो मीटिंग वगैरह भी वहीं हुई थी, G7 में भी जो भारत को बुलाया जा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती थी। और अच्छा सा कंक्लूजन आप लिख सकते थे कि भाई यहाँ भारत की जो विदेश नीति है किस तरीके, जैसे कि रायसीना डायलॉग वगैरह का जिक्र कर सकते थे कि आज के दौर में रायसीना डायलॉग भी जो है भारत का जो है एक प्रमुख जो है वो उभर रहा है प्रमुख रूप में। ये कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट आप लिख के जो इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर सकते थे। तो अगर अब यहाँ से अगर हम चारों सवालों को देखें कि क्या इनकी जो नेचर रही है, तो जो इसमें 10 सवाल, पहला सवाल जो है ये सवाल जो है बड़ा ही मैं कहूँ कि अच्छा सवाल है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो लिंक हो रखा है, प्लस ये सोसाइटी से भी लिंक होता है, तो इसको तो जो लिखा जा सकता था, प्लस इंडिया के पार्ट से जो है वो जो लिंक होता है। दूसरा जो सवाल है करंट का है, करंट से ज़्यादा लिंक हो रखा है। लक्ष्मीकांत के भी आपको कंटेंट वहाँ लिखना था, तो यहाँ पर जो है वो करंट का सवाल है और अच्छा कंटेंट जो पढ़ा उसी का होगा। और यहाँ पर जो आपके राजस्थान से जो चीज़ें लिंक हो रखी है, एक ही सवाल जो राजस्थान से पूरा लिंक हो रखा है, और ये आपके जो IR से लिंक हो रखा है। यानी ये जो चारों सवाल हैं, चारों जो सवाल हैं वो आपके अच्छे से लिखे जा सकते थे अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से चीज़ों फॉलो किए, अच्छे से रिवाइज किया और अच्छे से प्रैक्टिस किए। और बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।